हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। आप हमारी जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम पूरा जुडिशरी का सिलेबस कवर करते हैं। हमारा जो क्रिमिनल का पेपर होता है, सिविल का पेपर होता है, उसके जितने मेजर माइनर एक्ट्स होते हैं, लैंग्वेज का पेपर होता है, जीके का पेपर होता है, उसकी स्टैटिक जीके जो होती है वो सारी कवर की जाती है। तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और जैसे कितना ड्यूरेशन होगा, क्या फीस वगैरह होगी, उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर 7531000390 के ऊपर। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @कुशांक_M के ऊपर। ठीक है, तो हम इस एक्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हम बेर एक्ट को डिटेल में समझेंगे, और इससे ज़्यादा डिटेल में केस वगैरह भी समझने हो तो फिर उसके लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के ऊपर। तो इसका सेक्शन 1, 2 वही बात करता है जो बाकी सारे एक्ट के सेक्शंस बात करते हैं, कि इसका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट क्या होगा, और कुछ डेफिनेशंस की बात हो रही हैं। तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट की बात करें तो इसको बोला जाएगा द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। और ये पूरे के पूरे इंडिया पे एक्सटेंड होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, जब आर्टिकल 370 हटा था। तो उसकी जो लिस्ट है उसके अंदर ये एक्ट भी इंक्लूडेड था कि अब ये भी जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और ये किस डेट से एप्लीकेबल होगा? जिस डेट से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगी। तो 26 अक्टूबर 2006 से ये हमारी कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल हो गया था। डेफिनेशंस के अंदर आए तो एग्रीव्ड पर्सन कौन होता है? एग्रीव पर्सन वो होता है जो वुमेन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रही है, किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है वो भी अभी आगे देखेंगे, और रिस्पोंडेंट कौन होता है वो भी हम आगे देखेंगे। तो जब वो वुमेन डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रही और वो इस तरीके की एलिगेशन लगाती है उस रिस्पोंडेंट के ऊपर कि उसने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की है, तो क्या बोला जाएगा? किसने? रिस्पोंडेंट ने किया। तो क्या बोला जाएगा कि वो जो वुमेन है वो क्या है? एग्रीव्ड पर्सन है। ठीक है। चाइल्ड कौन होता है? जो 18 साल से कम का है, चाहे वो अडॉप्टेड हो, स्टेप बेटा हो, फोस्टर चाइल्ड हो, कुछ भी हो, वो सारा इंक्लूड हो जाएगा। कंपनसेशन ऑर्डर सेक्शन 22 में आता है, कस्टडी ऑर्डर सेक्शन 21 में आता है। तो ये रिलीफ्स हैं जो इस एक्ट के अंदर दिए जाते हैं, सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22, ये सारे हम आगे देखेंगे। ठीक है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है? जो कि एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है जिसके अंदर बनाई जाती है जब कंप्लेंट करता है, जो एग्रीव पर्सन होता है जब कंप्लेंट करता है, उसके बाद जब प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है तो उसी वक्त एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, जो एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होती है, जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती है कि क्या क्या इस पर्सन के साथ हुआ है, एग्रीव पर्सन के साथ क्या क्या वायलेंस हुआ है, तो वो चीज़ें लिखी जाती है। उसको हम DIR रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बोलते हैं। डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है? कि कोई भी रिलेशनशिप जिसके अंदर दो पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन जो है हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या तो रह रहे हैं या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक साथ रहे हैं शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर। शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है वो भी आगे डेफिनेशन आएगी। वेन दे आर रिलेटेड बाय, चाहे वो कैसे रिलेटेड है? कॉन्सिग्वेनिटी से, ठीक है, चाहे मैरिज से रिलेटेड है, या फिर ऐसे रिलेशनशिप के अंदर जो कि मैरिज के नेचर का है, मैरिज नहीं है लेकिन मैरिज के नेचर का है, ठीक है, या एडॉप्शन से, या फैमिली मेम्बर है वो किसी भी तरीके से, और वो एक साथ रह रहे हैं ज्वाइंट फैमिली के तौर पर। तो एक तरीके से किसी भी हाउस की जो वुमेन है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। और जो भी उनके साथ लोग भी रह रहे हैं वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट है वो किसके साथ हो रहा है? वुमेन के साथ हो रहा है, इसलिए मैं ये वर्ड भूल गया। तो डोमेस्टिक रिलेशन में वो सारे डोमेस्टिक रिलेशन में रह रहे हैं वो लोग। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, जो सेक्शन 3 में भी बताएंगे, क्योंकि सबसे पहला सेक्शन ही हमें बताता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डाउरी हमें सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में जो दिया है वही यहाँ पे मीनिंग है। मजिस्ट्रेट जो है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो CRPC में हम देखते हैं सेक्शन 6 से लेकर 2021 तक जितने मजिस्ट्रेट वगैरह बनते हैं उसके बारे में बता रखा है, वही चीज़ यहाँ पे मजिस्ट्रेट की होगी। ठीक है। तो ये जो ये जो केस है किसके पास जाएगा? JM फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो, जहाँ पे भी वो पर्सन रिजाइड कर रहा है टेम्परेरी, या फिर अदरवाइज और द रिस्पोंडेंट रिजाइड, या फिर जहाँ पे रिस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा है, या फिर जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात हुई है कि मजिस्ट्रेट कहाँ का मजिस्ट्रेट होगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या MM कहाँ का होगा? जहाँ पे एग्रीव पर्सन रिजाइड कर रहा है, यहाँ पे जहाँ पे रिस्पोंडेंट रिजाइड कर रहा है, या फिर जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। मेडिकल फैसिलिटी क्या है? जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी अपने कि इस एक्ट के हिसाब से कि ये चीज़ें जो है मेडिकल फैसिलिटी में इंक्लूड होगी। मॉनेटरी रिलीफ क्या है? ये जो जब एप्लीकेशन लगाई गई तो उस वक्त जो भी जैसे उसके साथ एक्सपेंसेस हो रहे हैं एग्री पर्सन के, उसको जो भी लॉस सफ़र हुआ है उसके लिए कुछ उसको कंपनसेशन पे किया जाता है, तो उस कंपनसेशन को हम मॉनेटरी रिलीफ बोल देते हैं। नोटिफिकेशन प्रेस्क्राइब, ये मीनिंग आप जानते ही हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन होता है? ये इंपॉर्टेंट है, जो एक एग्रीड पर्सन को दिया जाता है इस एक्ट के अंदर, और वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, वो भी आगे आएगा। प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या होता है? सेक्शन 18 में आएगा। रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 में आएगा, तो जहाँ पे रिलीफ की बात की गई है। रिस्पोंडेंट कौन है? कोई भी अडल्ट मेल मेंबर, ठीक है, जो एग्री पर्सन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रहा है।
ठीक है, तो उसको हम रिस्पोंडेंट बोलेंगे, और उसने उस वुमेन के साथ, उस एग्रीव पर्सन के साथ कुछ डोमेस्टिक वायलेंस किया, मतलब कि एग्रीव ने उसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट किया है, और इसके अंदर रिस्पोंडेंट के अंदर जो उसके रिलेटिव्स हैं अडल्ट मेल पर्सन के, ठीक है, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, जैसे उसके हस्बैंड, सॉरी उसके फादर, मदर, या और कोई भी रिलेटिव अगर जिसका नाम एग्रीव पर्सन लेगा तो वो भी इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर, उनके अगेंस्ट भी यहाँ पे कंप्लेंट हो जाएगी, वो भी रिस्पोंडेंट में आ जाएंगे। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में आता है। शेयर हाउस होल्ड कौन है, देखिए इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद शेल्टर होम देखेंगे और फिर हमारा एक्ट आगे स्टार्ट हो जाएगा। शेयर हाउस होल्ड मीन्स हाउस होल्ड वेयर द पर्सन एग्रीव्ड लिव्स, जहाँ पे जो ग्रस्त व्यक्ति है वो रहा है, और एट एनी स्टेज हैज़ लिव्ड, रह रहा है या फिर रहा है, इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप विद ईदर सिंगली और अलॉन्ग विद द रिस्पोंडेंट, ठीक है, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर रहा है उस रिस्पोंडेंट के साथ, एंड इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड वेदर ओन्ड और टेनेंटेड ईदर जॉइंटली, और कौन सा सामान इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, या तो जो वो ओन कर रहे हैं, जिसके वो मालिक हैं, या फिर जो उन्होंने किराए पे लिया है, या चाहे वो जॉइंटली लिया हो, एग्रीव पर्सन और रिस्पोंडेंट ने मिल के लिया हो, या फिर ओन्ड किया जा रहा हो, और या फिर टेनेंट किया जा रहा हो, ईदर ऑफ देम, दोनों में से किसी भी। मान लो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ ने अगर मिल के कोई सामान लिया है वो भी शेयर हाउस होल्ड हो जाएगा, सिर्फ वाइफ ने कोई सामान लिया है वो भी शेयर हाउस होल्ड हो जाएगा, सिर्फ हस्बैंड ने कोई सामान लिया है वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड हो जाएगा, ठीक है। और द रिस्पोंडेंट और बोथ जॉइंटली और सिंगली हैव एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट और इक्विटी एंड इंक्लूड सच अ हाउस होल्ड विच मे बिलोंग टू जॉइंट फैमिली, और अगर इस तरीके की कोई चीज़ जॉइंट फैमिली से भी बिलोंग करे तो वो भी शेयर्ड हाउस होल्ड में आ जाएगी, ऑफ विच द रिस्पोंडेंट इज अ मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द रिस्पोंडेंट और द एग्रीव पर्सन हैज़ एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन द शेयर होल्डर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका कोई जो रिस्पोंडेंट है मतलब जो मेंबर है उसका, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द रिस्पोंडेंट और एग्रीव पर्सन हैज राइट, कि उसका कोई राइट है या नहीं है, टाइटल है या नहीं है, इंटरेस्ट है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जॉइंट फैमिली का मेंबर है रिस्पोंडेंट जो है, तो फिर वो शेयर हाउस होल्ड में काउंट हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है शेयर हाउस होल्ड, ठीक है। फिर शेल्टर होम क्या होता है, कोई भी शेल्टर होम जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर देती है इस एक्ट के लिए कि इसको हम शेल्टर होम बोलेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए, शेल्टर होम, शेयर्ड हाउस होल्ड, और इस तरीके के जितने भी हमने वर्ड देखे, एग्रीव्ड पर्सन, रिस्पोंडेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने कवर की। अब देखो डोमेस्टिक वायलेंस चैप्टर 2, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, की डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। तो अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस को देखोगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दो वर्ड यूज किए गए हैं, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एनी एक्ट, ओमिशन और कमीशन, ठीक है। पहले तीन, फिर चौथा वर्ड कंडक्ट। तो इस एक्ट के लिए कोई भी अगर आप एक्ट करते हैं, कोई भी ओमिशन करते हैं, कोई चीज़ छोड़ देते हैं, या कोई चीज़ कमीशन करते हैं, या कोई भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कर रहा है ये चीज़, रिस्पोंडेंट कर रहा है। रिस्पोंडेंट अब आपको पता है कौन है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन लगी है। तो क्या बोला जाएगा कि उसने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, कब, अगर उसका ये जो एक्ट, ओमिशन, कमीशन या कंडक्ट जो है वो क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है या इंजरी कर रहा है या एंडेंजर कर रहा है। क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है, इंजरी कर रहा है या एंडेंजर कर रहा है हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब या वेलबींग, हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब या वेलबींग, वेदर मेंटल और फिजिकल। आप ये नहीं कि सिर्फ उसको आप मार रहे हो या इस तरीके की चीज़ कर रहे हो, चाहे आप मेंटली भी उसको इस तरीके की किसी हार्म, इंजरी, एंडेंजर कर रहे हो, या फिर आप फिजिकली कर रहे हो उसको, एग्रीव पर्सन को, और टेंड्स to do so and includes causing physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse and economic abuse। तो किसी भी तरीके का आप उसके ऊपर abuse कर रहे हो, चाहे फिजिकली कर रहे हो, सेक्सुअली कर रहे हो, वर्बली कर रहे हो, इमोशनली कर रहे हो, इकोनॉमिकली उसको abuse कर रहे हो, आप उसको पैसे नहीं दे रहे, तो ये सारी चीज़ें भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो ऐसा बोला जाएगा कि आपने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ और क्या कर रहे हो, हरास कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, इंजर कर रहे हो या एंडेंजर कर रहे हो उस एग्रीड पर्सन को, किस व्यू से, टू कॉर्श हर एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर टू मीट एनी अनलॉफुल डिमांड, की वो किसी व्यक्ति को उकसाए, मतलब एक तरीके से उसको आप दबाव में लेके आ रहे हो, धमकी के अंदर लेके आ रहे हो कि वो किसी पर्सन को उकसाए कि वो ऐसी चीज़ करे जो कि अनलॉफुल डिमांड है, जैसे कि डाउरी हो गई, या कोई भी और प्रॉपर्टी मांग रहे हो या वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांग रहे हो। तो इस तरीके की चीज़ अगर उसको मांगने के लिए आप उसको हार्म, इंजरी, ये सब चीज़ें पहुंचा रहे हो डाउरी लेने के लिए,
जो कि एक तरीके से अनलॉफुल है, तो वो क्या कर रहे हो आप, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। ठीक है, तो ये चाहे आप करो चाहे आप ये करो, आप डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो। इसी तरीके से और क्या चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, और हैज़ इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द एग्रीव्ड और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन इन क्लॉज ए और क्लॉज बी, कि आप क्या कर रहे हो, ये वाला एक्ट और ये वाला एक्ट जो है, ठीक है, इस तरीके की उसको थ्रेटन कर रहे हो एग्रीड पर्सन को कि आप इस तरीके का एक्ट कोई भी व्यक्ति के साथ करोगे जो कि उससे रिलेटेड है एग्रीड पर्सन से, ठीक है, जो ये क्लॉज ए और क्लॉज बी में मेंशन है, या फिर आप उसको खुद ही थ्रेटन कर रहे हो इस चीज़ को करने के लिए, तो वो सब भी क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक वायलेंस में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद चौथी चीज़ क्या इंक्लूड होगी, अदरवाइज इंजर्स और कॉज हार्म वेदर फिजिकल मेंटल और टू द एग्रीड पर्सन, कि आप उसको सीधा हार्म ही कर रहे हो, आपने इंजरी पहुंचाई, हार्म करा, ठीक है, चाहे फिजिकली कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, तो ये सब क्या इंक्लूड हो जाएगा कि आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो, आपके ऊपर डीवी का केस डलेगा। जो भी पर्सन कर रहा है, जो भी रिस्पॉन्डेंट है, उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस डल जाएगा। अब यहाँ पे इसने सब समझाया है, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, ये सब क्या होता है, तो ये सब आप रीड कर सकते हो, इकोनॉमिकल अब्यूज, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 4 के ऊपर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एक्सेट्रा, कि उनकी क्या पावर्स होंगी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसकी, ठीक है, और क्या होगी सर्विस प्रोवाइडर की पावर्स, और इन दोनों की ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले बोलता है इन्फॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि एनी पर्सन हु हैज़ रीज़न टू बिलीव, तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रीज़न टू बिलीव, जहाँ पे भी आपको पूरे बेरेक में ये वर्ड मिल जाए तो इसको हमेशा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा उस सेक्शन के अंदर। रीज़न टू बिलीव दैट एन एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस हैज़ बीन और इज़ बीइंग और इज़ लाइकली टू बी कमिटेड, या तो हो चुका है या होने वाला है या इस तरीके की चीज़ हो सकती है। मे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू द कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर, तो जो भी उसका कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जिसको ये लग रहा है कि मेरे साथ इस तरीके की चीज़ हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है फ्यूचर के अंदर, तो इस चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन अपने कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर को देगा, ठीक है। नो लायबिलिटी, ठीक है, किसी भी तरीके की लायबिलिटी नहीं होगी, चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो, शेल बी इनकर्ड बाय एनी पर्सन फॉर गिविंग इन गुड फेथ ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1। तो इस तरीके की अगर कोई इन्फॉर्मेशन देता है जो भी कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं लगाई जाएगी, अदरवाइज कोई इन्फॉर्म भी नहीं करेगा इस तरीके की चीज़। फिर ड्यूटीज़ बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर की और मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटीज़ हैं इस एक्ट के हिसाब से। तो अब पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट हु हैज़ रिसीव्ड कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको ये वाली कंप्लेंट मिली है डोमेस्टिक वायलेंस की, और इज अदरवाइज प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, या फिर इनमें से जो व्यक्ति था, कोई भी पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर या मजिस्ट्रेट उस जगह पे प्रेजेंट था जहां पे इस तरीके का इंसिडेंट हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का, और व्हेन द इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इज रिपोर्टेड टू हिम शैल इन्फॉर्म द एग्रीड पर्सन, या फिर जब इस तरीके का जो डोमेस्टिक इंसिडेंट का जो वायलेंस हुआ है और उसको रिपोर्ट किया गया जो भी पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, मजिस्ट्रेट को, तो वो क्या करेगा, एग्रीड पर्सन को इन्फॉर्म करेगा, क्या, ऑफर साइट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रिलीफ बाय वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि एक वो जो है एप्लीकेशन लगाए जिसके हिसाब से उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिले कि अब उसको आगे प्रोटेक्ट किया जाएगा। एन ऑर्डर फॉर मॉनेटरी रिलीफ, कि अब वो मॉनेटरी रिलीफ के लिए मांगे, एप्लीकेशन लगाए। कस्टडी ऑर्डर के लिए मांगे, जैसे कस्टडी जिस भी चीज़ को कस्टडी में लेना है। रेजिडेंस ऑर्डर ले कि रहने के लिए जगह चाहिए। कंपनसेशन ऑर्डर ले, या और मोर देन वन सच ऑर्डर, या फिर इनमें से एक से ज़्यादा चीज़ के ऑर्डर ले, कोई एक ले ले या कोई भी इनसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है उस तरीके का ऑर्डर ले ले, ठीक है। और साथ ही साथ ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, की सर्विस प्रोवाइडर्स आपको ये सर्विस देंगे, ये चीज़ें बताएं। प्रोटेक्शन ऑफिसर की सर्विसेज के बारे में बताया कि अब आपको एक प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलेगा जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ अगर इस तरीके की कोई चीज़ आपको लगती है कि होने वाली है तो आप इनको इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद उनको जो भी वो वुमेन है उसको उसके लीगल राइट के बारे में बताया जाएगा कि आपको फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं LSA के थ्रू, लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उसको दी जाएगी। इसके अलावा
उसको ये बताया जाएगा कि आप आईपीसी के अंडर इस व्यक्ति के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके पास ये राइट है कि 498A जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट ही होता है आईपीसी के अंदर, वहाँ पे भी आप ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जहाँ पे भी उनको रेलिवेंट लगता है। प्रोविजन बोलता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड इन एनी मैनर एज टू रिलीव a police officer from his duty to proceed in accordance with the law upon receipt of information as to the commission of a cognizable offense। तो इस इनमें से कोई भी चीज़ पुलिस ऑफिसर को रोकेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें उनको करनी होती है जब उनको इस तरीके की चीज़ पता चलती है कि वो सारे राइट्स उनको बताए कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं और आपको ये रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर ड्यूटीज़ ऑफ शेल्टर्स होम की बात हो रही है। शेल्टर होम्स की क्या ड्यूटीज़ होंगी? तो इफ़ एन एग्रीड पर्सन, ठीक है, जो एग्रीड पर्सन खुद है जिसके साथ खुद वो चीज़ हुई है, या उसके बिहाफ पे उसके प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट द पर्सन इन चार्ज ऑफ शेल्टर, जो भी शेल्टर होम का इंचार्ज है उसको रिक्वेस्ट करता है टू प्रोवाइड शेल्टर टू हर, कि इसको शेल्टर दिया जाए क्योंकि इसके साथ इस तरीके की चीज़ हो रही है, इसको घर से निकाल दिया गया या वहाँ नहीं रह सकती है क्योंकि वहाँ पे इसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। तो फिर ये इसको रिक्वेस्ट करेंगे जो भी इंचार्ज है उस शेल्टर होम का कि इसको शेल्टर प्रोवाइड किया जाए सच पर्सन को। तो सच पर्सन इन चार्ज ऑफ द शेल्टर होम शेल प्रोवाइड, तो इसकी ये ड्यूटी है कि वो उसको प्रोवाइड करेगा ही करेगा शेल्टर टू द एग्रीड पर्सन, कि उस शेल्टर होम के अंदर इस एग्रीड पर्सन को शेल्टर प्रोवाइड करे। तो ये किसकी ड्यूटी है? शेल्टर होम की ड्यूटी है कि जब उसको इस तरीके की चीज़ बोली जाएगी तो वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इसी तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ की ड्यूटी है कि अगर एग्रीड पर्सन खुद या उसके बिहाफ पे उसकी प्रोटेक्शन ऑफिसर या सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करते हैं मेडिकल फैसिलिटी के पास जाके, जो भी इंचार्ज है वहाँ का, कि इसको मेडिकल एड दिया जाए इस एग्रीड पर्सन को, तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उसको मेडिकल एड देगा उस एग्रीड पर्सन को। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात हो रही है। अब जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है क्या होता है? ये एक पर्सन अपॉइंट कर दिया जाता है किसकी हेल्प के लिए, किसकी प्रोटेक्शन के लिए? उस एग्रीड पर्सन की प्रोटेक्शन के लिए। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है शेल, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को करना ही है बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट सच नंबर ऑफ पीओज प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, की वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरीके के प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करेगी स्टेट, जो कि उसको ठीक लगेगा, नेसेसरी लगेगा, और उनको नोटिफाई भी करेगी कि आपके एरिया में क्या क्या एरिया आएगा। ठीक है, कि आपकी इतनी इतनी एरिया में पावर्स रहेंगी, और जो भी ड्यूटीज़ हैं इस एक्ट के हिसाब से अभी जो हम देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की ड्यूटी, वो सारी ड्यूटीज़ फिर वो अपनी पूरी करेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। The protection officer shall as far as possible be woman and shall possess such qualifications and experience as may be prescribed। और हमेशा आप देखिएगा 99% ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं कौन होता है? हमेशा वुमेन ही होती है। ठीक है, और इनके पास जो भी क्वालिफिकेशंस या जो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए वो इनके पास होता है। और द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम शेल बी एज सच में भी प्रिस्क्राइब। तो जो इनकी टर्म्स वगैरह होंगी वो सारी बता दी जाएंगी जो भी होंगी, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर अब आती है क्या इनकी ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस होगी। ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम एज वेल, कि जो आप मेंस का एग्जाम करते हो तो वहाँ पे। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर की क्या ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस होंगे? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर, क्या ड्यूटी होगी कि एक तो मजिस्ट्रेट को असिस्ट करे, जो भी मजिस्ट्रेट जेएम फर्स्ट क्लास या एमएम जिनके पास भी केस चल रहा है, जो भी उनके फंक्शंस हैं मजिस्ट्रेट के, उनको डिस्चार्ज करने के लिए, तो ये उनको असिस्ट करेंगे पीओ जो होंगे, प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होंगे। ठीक है, इसके अलावा डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे, जो मैंने आपको सेक्शन के डेफिनेशन क्लॉज में बताया था कि डीआईआर बनती है। ठीक है, और ये बना के फिर मजिस्ट्रेट को देंगे कि जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि ये चीज़ें हुई हैं, इस जगह पे हुई है, ये पर्सन इंक्लूडेड है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या इनका काम है? टू मेक एन एप्लीकेशन इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब टू द मजिस्ट्रेट इफ एग्रीड पर्सन सो डिज़ायर क्लेमिंग रिलीफ फॉर इंश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो ये खुद ही क्या करेंगे? एप्लीकेशन लगाएंगे किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा उसके अंदर। अगर एग्रीड पर्सन इस तरीके की चीज़ चाहता है या रिलीफ मांगता है, किस चीज़ के लिए? प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए, कि उसको प्रोटेक्शन दी जाए। ठीक है, तो उसके लिए फिर ये एप्लीकेशन लगाने में भी उनकी हेल्प करता है। टू एंश्योर दैट एग्रीड पर्सन इज प्रोवाइडेड लीगल एड अंडर एलएसए, और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी लीगल हेल्प है जो एलएसए से मिलती है, जैसे हर एक स्टेट की अपनी अपनी होती है, दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, तो वहाँ से इनको फ्री लीगल एड मिले, ये इंश्योर करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फीस वगैरह नहीं लगती, अगर ये हायर नहीं कर सकते तो इनको फिर वहाँ से एलएसए से इंश्योर किया जाता है कि वहाँ से एडवोकेट मिले। उसके अलावा टू मेंटेन लिस्ट ऑफ ऑल सर्विस
providers providing legal aid or counseling, shelter homes and medical facilities in local area within the jurisdiction of magistrate। और ये लिस्ट बनाते हैं अपने कि कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? जितने भी ये लोग होते हैं ना जो आपको लीगल हेल्प करते हैं, जैसे जितने भी एडवोकेट्स वगैरह हो गए, उसके अलावा जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो इसके अंदर रजिस्टर होने चाहिए वो, और शेल्टर्स होम हो गए जो इन लोगों को घर देंगे, तो ये सारे क्या हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो इनकी ये लिस्ट बना के रखते हैं अपने पास कि जितने भी लीगल एड है, काउंसलिंग के लिए, शेल्टर होम्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए उस लोकल एरिया के अंदर मजिस्ट्रेट के, तो उसकी एक लिस्ट बना के रखते हैं अपने पास ये, ठीक है। उसके अलावा टू मेक अवेलेबल अ सेफ शेल्टर होम, कि इसको जो एग्रीड पर्सन है उसको एक सेफ शेल्टर होम दिला सके अगर उसको ज़रूरत है तो उसकी, ठीक है। तो उसको वो दिलाते हैं, शेल्टर होम दिलाते हैं। उसके अलावा मेडिकली एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है तो वो मेडिकल एग्ज़ामिन कराते हैं उनको, और अगर कोई मॉनिटरी रिलीफ है तो वो इंश्योर करते हैं कि सेक्शन 20 के अंदर उनको वो मॉनिटरी रिलीफ भी मिले। टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ एज में भी प्रिस्क्राइब, इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अगर इनकी ड्यूटीज़ प्रिस्क्राइब की जाती हैं तो ये ड्यूटीज़ पूरी अपनी करते हैं जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं ये किसके कंट्रोल और सुपरविजन में आते हैं? मजिस्ट्रेट के। मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनको कंट्रोल करते हैं और सुपरवाइज करते हैं हर एक तरीके से, ठीक है। फिर सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? ये जो भी बार बार वर्ड यूज़ हो रहा था, तो सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड इन दिस बिहाफ एनी वॉलेंटरली एसोसिएशन। कौन? एनी वॉलेंटरली एसोसिएशन जो अपनी इच्छा से, स्वयं इच्छा से रजिस्टर होते हैं सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में। तो जो सोसाइटीज़ होती हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। और कंपनी जितनी जैसे सेक्शन 8 की कंपनीज बोली जाती हैं, या 1956 का एक्ट लिखा हुआ है, 2013 वाला होगा इसके अंदर, तो जितनी भी कंपनीज होती हैं सेक्शन 8 की, उसमें सेक्शन 25 होता था, यहाँ पे सेक्शन 8 होता है 2013 में, तो वो वाली जितनी भी कंपनीज होती है वो सारी इंक्लूड हो जाती है। या फिर कोई और any other law for the time being enforced with objective of protecting rights and interest of women by any lawful means। तो कोई भी जो जहाँ पे भी वुमेन की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, उनके राइट्स की, इंटरेस्ट की, तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे कि इनको लीगल एड देनी है, मेडिकल फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल हेल्प, अदर असिस्टेंस, तो ये सारी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। अब यहाँ पे बता रहा है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सबसेक्शन 1 के अंदर बताया है, शेल हैव पावर टू, इनके पास किस किस चीज़ की पावर होगी? रिकॉर्ड द डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म इफ़ एग्रीड पर्सन सो डिज़ायर। अगर एग्रीड पर्सन चाहता है तो ये भी इनकी DIR बना सकते हैं, और जो भी कॉपी होगी वो मजिस्ट्रेट को दे दी जाएगी और जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा उसको दे दी जाएगी। मतलब जैसे किसी और एरिया के अंदर हुआ तो उसके जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसको दे दी जाएगी। तो दो कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। तो अगर ये एग्रीड पर्सन जो है उसके चाहने पे, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर से चाह रहा है अपनी DIR बनवाना, तो वो भी बना सकता है। दूसरी चीज़, गेट एग्रीड पर्सन मेडिकली एग्जामिन, तो ये इनकी ड्यूटीज़ हैं सर्विस प्रोवाइडर की, उनको मेडिकली एग्जामिन करवाएं जो एग्रीड पर्सन है, ठीक है। और जो मेडिकल रिपोर्ट आती है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को दें, पुलिस और स्टेशन के अंदर दें, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और इसके अलावा इंश्योर करते हैं कि इनको शेल्टर मिले, क्योंकि अब ये वहाँ पे तो रह नहीं पाएंगे क्योंकि उनके साथ वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो शेल्टर दिलाने के लिए इनकी हेल्प करते हैं, जो भी लोकल लिमिट्स हैं उनकी उसके अंदर। तीसरी चीज़ बता रहा है, नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर और एनी मेंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर हु इज डीम्ड टू बी इन एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट अंडर दिस एक्ट फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस अंडर दिस एक्ट टुवर्ड द प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, अगर ये कोई भी काम कर रहे हैं गुड फेथ के अंदर, ठीक है, ताकि अपनी जो भी उनके फंक्शंस हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए, इस चीज़ के लिए अगर वो इस तरीके की कोई भी चीज़ कर रहे हैं ताकि डोमेस्टिक वायलेंस ना हो, तो उसके लिए उनके अगेंस्ट कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएंगी, उनके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा उसके लिए, ठीक है। इसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों इसकी बता रखी है कि वो जो है मेजर्स लेंगे जो भी ज़रूरी हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। और इसके क्लॉज ए में बताता है, प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आर गिवन वाइड पब्लिकली थ्रू द पब्लिक मीडिया इंक्लूडिंग द टेलीविज़न, रेडियो एंड द प्रिंट मीडिया एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लोगों को इसके बारे में अवेयर करे। अब अवेयर कैसे करेंगे? जैसे अब मीडिया वगैरह जितना है हमारा, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, प्रिंट मीडिया होगा, इसके ऊपर रेगुलर इंटरवल्स पे इसके बारे में बताएंगे कि अगर जैसे किसी वुमेन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है तो उसके पास ये फैसिलिटी, रेमेडीज़ अवेलेबल है कि वो कंप्लेंट कर सकती है, उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर मिल सकता है, शेल्टर होम को मिल सकता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है। दूसरी बात, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है
उसके जो ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग द पुलिस ऑफिसर एंड द मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस आर गिवन पीरियोडिक सेंसिटाइजेशन एंड अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो उनको बताया जाएगा पीरियोडिकली कि इस तरीके की चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं इस एक्ट के अंदर वो सारी इनको पीरियोडिकली बताई जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, पुलिस ऑफिसर्स को, जुडिशियल सर्विसेज के मेंबर्स को मतलब मजिस्ट्रेट्स को और इवन एडवोकेट्स या जितने भी लोग हैं उनकी अवेयरनेस होती है टाइम टाइम पे। उसके अलावा इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर बाय द कंसर्न मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट डीलिंग विद लॉ। तो ये जो भी है इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट जो इस चीज़ों के हेल्प कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, कि वो सारी चीज़ें सही से चलती रहे। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे मिनिस्ट्रीज़ के लिए जो कि इस चीज़ से डील कर रहे हैं, वुमेन से रिलेटेड, ठीक है, जो इस एक्ट के रिलेटेड बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें सही से हों। तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटीज़। तो यहाँ पे हमने ड्यूटीज़ देखी प्रोटेक्शन ऑफिसर की, सर्विस प्रोवाइडर्स की और गवर्नमेंट की। उससे पहले हमने क्या देखा सेक्शन 3 में कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, और उससे पहले हमने डेफिनेशंस देखी थी, ठीक है। सेक्शन 12 के ऊपर आए तो एप्लीकेशन टू मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। मतलब कि ये जो रिलीफ्स हैं जो भी हम देखेंगे आगे, ये रिलीफ आप लोगे कैसे, इसके लेने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि आप अपनी बात बताओगे तभी तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो जो भी एग्री पर्सन खुद है जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है, या उसका जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, या फिर कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे, एग्री पर्सन के बिहाफ पे एप्लीकेशन प्रेजेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट के सामने। और जो रिलीफ्स हैं जो इस एक्ट के अंदर दिए गए उनमें से कोई एक रिलीफ या एक से ज़्यादा रिलीफ भी मांग सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। और प्रोविजियो क्या बोलता है कि जब इस सेक्शन के अंदर या इस एक्ट के अंदर या इस एप्लीकेशन के बेसिस पे कोई ऑर्डर पास किया जा रहा होगा, तो जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, उस डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को कंसीडर जरूर करेगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है जो कि प्रोटेक्शन ऑफिसर ने या सर्विस प्रोवाइडर ने मजिस्ट्रेट को दी है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लगेगी, उसके हिसाब से फिर काम होगा। दूसरी बात बोल रहा है द रिलीफ सॉट फॉर अंडर सबसेक्शन 1 मे इंक्लूड रिलीफ फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। तो यहाँ पे कंपनसेशन का ऑर्डर भी इंक्लूड है। यहाँ पे जो रिलीफ मांग रहा है ना, तो ये कंपनसेशन के ऑर्डर का रिलीफ भी मांग सकता है। विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ सच पर्सन टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेज फॉर द इंजरीज कॉज बाय द एक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस कमिटेड बाय द रिस्पोंडेंट। जिसके ऊपर ये वाला जो उसका राइट है अलग से सूट करने का, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये वाला सूट, ये वाला रिलीफ भी वो मांग सकता है और यहाँ पे अलग से सूट भी कर सकता है। ये बात बोल रहा है। प्रोविजियो क्या बोलता है, दैट वेयर अ डिक्री फॉर एनी अमाउंट एज कंपनसेशन और डैमेज हैज़ बीन पास। अब कोई उसको जैसे अमाउंट ऑफ कंपनसेशन दे दिया एग्रीड पर्सन को, ठीक है, कोर्ट ने उसके फेवर के अंदर एग्रीड पर्सन के, तो जो अमाउंट है अगर कोई भी जो पेड हो गया है या पेबल है इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर दिस एक्ट शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अमाउंट पेबल अंडर सच डिक्री एंड द डिक्री शेल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन CPC or any other law for the time being in force be executable for the balance amount if any left after such set off। अब उसने जैसे मान लो 2 सूट कर दिए, एक तो यहाँ से ले लिया और दूसरा उसने एक और सूट कर दिया, जैसे अभी सबसेक्शन 1 में देख रहे थे हम, सबसेक्शन 2 में जैसे बोल रहा है वो, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 में उसने यहाँ पे रिलीफ ले लिया कंपनसेशन का। अब यहाँ पे मान लो 10,000 का अमाउंट मिलता है और जहाँ दूसरा सूट किया था वहाँ से 12,000 का अमाउंट मिला था। तो 10,000 का जो अमाउंट है इससे सेट ऑफ हो जाएगा। वो सिर्फ 2,000 के जो बाकी अमाउंट है उसके लिए वो अलग से एग्जीक्यूट कराएंगे उस डिक्री को, बाकी 10,000 का उसको यहीं से अपना रिलीफ मिल जाएगा। Every application under subsection 1 shall be in such form as contained in such particular as may be prescribed और as nearly as possible thereto। तो जो प्रेस्क्राइब कर रखा है जो तरीके उसके हिसाब से करेंगे, उसके एकदम आसपास की तरीके की एप्लीकेशन बनाई जाएगी। और जो मजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब रखेगा, जो कि विद इन 3 डेज होगी। 3 दिन से ज़्यादा लेट नहीं किया जाएगा जब भी उसको इस तरीके की एप्लीकेशन रिसीव होगी। जैसे अगर मैंने आज एप्लीकेशन करी तो अगले विद इन 3 डेज के अंदर मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, कोशिश करेगा कि पहली डेट पड़ जाए। और यहाँ पे ये मजिस्ट्रेट को ऐसा बोला गया है कि वो अपना हर एक एंडेवियर करेगा कि वो जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ कर दे जो सबसेक्शन 1 के अंदर आ रही है विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज। जब उसकी फर्स्ट हियरिंग उसने ली उसके विद इन 60 डेज कर दे। तो जहाँ पे भी ये ध्यान रखना है, जहाँ यहाँ पे जितने भी ऐसे प्रोविजंस होते हैं जहाँ पे मजिस्ट्रेट को कोई चीज़ किसी पीरियड में करने के लिए बोली जा रही है, तो वो हमेशा मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं होते, वो डायरेक्टरी प्रोविजंस होते हैं कि आप ऐसा कीजिए। नहीं होता तो फिर वो टाइम एक्सटेंड होता है और यूजुअली देखा जाता है 60 डेज़ में ये चीज़ें नहीं हो पाती, क्योंकि कोर्ट के पास इतना ज़्यादा काम होता है, इतने ज़्यादा केसेस चल रहे होते हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती। सर्विस ऑफ नोटिस, अब जब कंप्लेंट आई मजिस्ट्रेट को लगा कि इस तरीके की चीज़ हुई है, तो अब जो रिस्पोंडेंट है उसको क्या किया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा। तो अ नोटिस of the date of hearing fixed under section 12 shall be given by magistrate to the protection officer, कि protection officer को नोटिस दिया जाएगा कि अब ये जो है डेट ऑफ हियरिंग है।
हु शैल गेट इट सर्व बाय सच मीन्स एज मे बी प्रिस्क्राइब ऑन द रिस्पॉन्डेंट, जो भी तरीके उसको ठीक लगते हैं उस तरीके से रिस्पॉन्डेंट को सर्व कराएगा, कि अब रिस्पॉन्डेंट को पता चल जाएगा कि मेरे अगेंस्ट कोर्ट के अंदर जो एग्री पर्सन है उसने कंप्लेंट फाइल की है डोमेस्टिक वायलेंस की, ठीक है, ऑन एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टेड, जो भी पर्सन जिसको डायरेक्ट किया गया कि इसको ऑर्डर कीजिए, ये एप्लीकेशन पहुंचाइए, तो उसको ये पहुंचा दिया जाएगा। और ये पीरियड होता है मैक्सिमम 2 दिन का, तो विद इन 2 डेज उसको ये करना होता है, या फिर जो भी रीजनेबल टाइम लगता है उसके अंदर ये करना होता है उसको। तो ये 2 दिन के अंदर हो नहीं पाती ये चीज़ें, ज़्यादा ही टाइम लेती है ज़्यादातर। तो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी होती है कि रिस्पॉन्डेंट तक वो पहुंचा दे। जनरली प्रैक्टिस में देखोगे तो प्रोटेक्शन ऑफिसर ये चीज़ें खुद नहीं कर रहा था, वो जो भी एग्री पर्सन होता है उसी को बोलता है ये चीज़ें करने के लिए, तो वो उसकी हेल्प करके वो कर देता है चीज़ों को। और इवन प्रोटेक्शन ऑफिसर भी इतनी कोई खास हेल्प नहीं करता, जो एडवोकेट खुद हायर किया हुआ होता है एग्री वुमेन ने, एग्री पर्सन ने, वो उसकी इन चीज़ों में हेल्प करता है। A declaration of service of notice made by PO in such form as may be prescribed shall be proof that such notice was served upon the respondent। तो ये जो डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस का नोटिस दिया जाएगा PO के द्वारा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो नोटिस है उसको सर्व हो गया रिस्पॉन्डेंट को, या जिस पर्सन को बोला गया था उसको सर्व हो गया, ठीक है। जो भी डेट ऑफ हियरिंग रखी जाएगी उसके लिए, कि उसको पता तो चले तभी तो वो कोर्ट में आएगा, अदरवाइज वो कैसे आएगा। फिर सेक्शन 14 बात करता है काउंसलिंग की। अब काउंसलिंग क्या है, जैसे किसी भी स्टेज के ऊपर जैसे केस चल रहा है डोमेस्टिक वायलेंस का, तो कहीं पे भी मजिस्ट्रेट को ये चीज़ ठीक लगती है किसी भी स्टेज के ऊपर प्रोसीडिंग के, कि जो रिस्पॉन्डेंट और एग्री पर्सन है, चाहे वो सिंगली या जॉइंटली, उनको क्या करना चाहिए, काउंसलिंग में जाना चाहिए। काउंसलिंग में क्या होता है, उनको बिठाया जाता है और उनके बीच में जो डिस्प्यूट चल रहे होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो काउंसलिंग की जा सकती है उनकी, चाहे जैसे एक पर्सन की ज़रूरत है तो एक पर्सन को बोल सकता है, दोनों को एक साथ बैठ के कराने की ज़रूरत है तो एक साथ भी बिठवा के काउंसलिंग की जा सकती है। और ये जो काउंसलिंग होती है ये ऐसे पर्सन करते हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होता है काउंसलिंग करने का, तो उनके पास बिठाया जाता है। आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा काउंसलर होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं इन चीज़ों को करने में। Where the magistrate has issued direction under subsection 1, he shall fix the next date of hearing of the case within a period of next not exceeding 2 months। तो जब वो इस तरीके की चीज़ बोलता है कि आप कीजिए, तो फिर जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग होती है वो विद इन 2 मंथ्स रखी जाती है कोर्ट के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे होता यही है, काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग में अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो फिर आगे फिर वही जो रिलीफ मांगे वो मांगे जाते हैं। फिर असिस्टेंस ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट, जो वेलफेयर एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी असिस्टेंट ली जाती है, उनकी भी हेल्प ली जाती है। In any proceeding under this act, the magistrate may secure the service of such persons, preferably by a woman, whether related to the aggrieved person or not, including a person engaged in promoting family welfare, as he thinks fit for the purpose of passing him in the discharging his functions। तो ये magistrate help ले सकता है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। ज़्यादातर वुमेन से लेता है, क्वालिफाइड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सेक्शन 16 बोलता है कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं कैमरा के अंदर होनी चाहिए, मतलब कोई और कोर्ट पे प्रेजेंट नहीं होगा। अगर सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं तो कोई और नहीं होगा, सिर्फ एग्री पार्टी और जो रिस्पॉन्डेंट है उसके उनके जो एडवोकेट्स हैं वही कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे और जो मैजिस्ट्रेट होंगे वो होंगे, ठीक है। फिर सेक्शन 17 बोलता है राइट टू रिसाइड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। अब यहाँ पे राइट की बात कर रहा है कि जो शेयर्ड हाउस होल्ड है, जो हमने देखा था ऊपर कि शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है, उसके राइट टू रिसाइड के बारे में बात कर रहा है। तो किसी और लोग को छोड़कर यहाँ पे अगर हम देखें, एवरी वुमेन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेल हैव राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। तो ये हर एक वुमेन का राइट है जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप के अंदर थी कि वो अपने शेयर्ड हाउस होल्ड के साथ रहे, वेदर और नॉट शी हैज़ राइट टाइटल और बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द सेम। चाहे उसके पास उसका अंदर राइट है या नहीं है, टाइटल है या नहीं है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, लेकिन उसको ये राइट दिया गया है। और जो एग्री पर्सन है शेल नॉट बी इविक्टेड और एक्सक्लूडेड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, कि आप उसको उठा के वहाँ से निकाल दो, इविक्ट कर दो, एक्सक्लूड कर दो, तो ये चीज़ें नहीं की जाएंगी, ठीक है, रिस्पॉन्डेंट के द्वारा या किसी भी पर्सन के द्वारा। या अगर आप लॉ के हिसाब से कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको ये राइट नहीं है कि आप जोर ज़बरदस्ती से इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे हो। तो अब यहाँ पे रिलीफ की बात हो रही है, कौन कौन से रिलीफ जो है एग्री पर्सन ले सकता है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकता है। तो जो मैजिस्ट्रेट है वो दोनों को सुनेगा, एग्री पर्सन को, रिस्पॉन्डेंट को, उनको सुनने का एक मौका देगा, उनकी बातें सुनेगा। और अगर वो प्रेमा फसाई सेटिस्फाई हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस से कि इस तरीके की चीज़ हुई है, टेकन प्लेस हुई है या फिर हो सकती है, ठीक है, तो वो प्रोटेक्शन ऑर्डर पास कर देगा। किसके फेवर में? एग्री पर्सन के। और प्रोहिबिट करेगा रिस्पॉन्डेंट को। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर से किस चीज़ के लिए प्रोहिबिट करेगा रिस्पॉन्डेंट को? कि वो ये चीज़ें ना करे, कि कोई भी वो डोमेस्टिक वायलेंस ना करे, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। अब वो कोर्ट का ऑर्डर तोड़ेगा तो फिर उसके अगेंस्ट अलग प्रोसीडिंग्स होंगी। तो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस ना करे, ठीक है।
अबाइडिंग और एबेटिंग इन कमीशन ऑफ एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की, किसी को उकसाए या इस तरीके की चीज़ करे डोमेस्टिक वायलेंस करने की, ऐसी कोई चीज़ ना करे। जहाँ पे वो जो एग्री पर्सन है वो काम कर रही है उस जगह पे वो एंटर करे प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, इस तरीके की कोई भी चीज़ ना हो। या फिर जो एग्रीव्ड है, जो एग्रीव पर्सन है, अगर वो खुद चाइल्ड है तो उसके स्कूल में एंटर ना करे, ठीक है। अब जैसे कोई भी वुमेन हो सकती है, कोई छोटी लड़की भी हो सकती है 18 साल से, तो अगर वो स्कूल में पढ़ रही है 16-17 साल की, 15 साल की है, जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो इस तरीके के ऑर्डर किए जा सकते हैं कि उसके घर में उसके साथ जो भी इस तरीके की चीज़ कर रहा है कि उसके स्कूल में एंटर ना करे, या फिर कोई भी इसी तरीके की फ्रीक्वेंटली विजिट्स ना करे एग्रीड पर्सन के पास, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। और अटेम्प्ट ना करे कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी तरीके से एग्रीड पर्सन के साथ, चाहे पर्सनली हो, ओरल हो, रिटर्न हो, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोनिक, फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, इस तरीके से कोई भी चीज़ वो ना करे, इस तरीके का कोई अटेम्प्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ें उसको रोकी जाएंगी कि अब आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, प्रोहिबिट की जाएंगी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसके कोई भी असेट्स वगैरह एलिनिएट ना करे, एलिनिएट मतलब कि सेल, एक्सचेंज, ये जितनी चीज़ें एलिनिएशन होती है तो ये चीज़ें ना करें। उसके बैंक लोकर्स को ऑपरेट ना करे, बैंक अकाउंट से कोई चीज़ें छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। जैसे जॉइंट अकाउंट होता है तो उसके अंदर फिर जॉइंट अकाउंट में कोई छेड़छाड़ ना करे। तो इस तरीके की चीज़ें उसको रोकी जाती हैं। और जो उसके डिपेंडेंट्स हैं एग्रीड पर्सन के, उनके साथ कोई वायलेंस ना करे, ठीक है। कोई भी रिलेटिव्स के साथ, कोई भी व्यक्ति के साथ जो कि एग्रीड पर्सन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इस तरीके का उनके साथ कोई डोमेस्टिक वायलेंस ना करे, या कोई भी ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिट करता है कोर्ट, तो इस तरीके की कोई चीज़ ना करे। तो ये सारे क्या हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर हैं। ये सारी चीज़ें ऑर्डर्स एक एग्री पर्सन मजिस्ट्रेट से ले सकता है अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या कोर्ट को लगता है कि हो सकता है, तो फिर वो इस तरीके के ऑर्डर्स पास कर देगा, प्रोटेक्शन ऑर्डर कर देगा। और जो रिस्पॉन्डेंट है उसको प्रोहिबिट करेगा कि वो ये सारे एक्ट ना करे जो हमने पढ़े हैं। इसके अलावा एग्री पर्सन के लिए रेजिडेंस ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं। जो सेक्शन 12 के अंदर एप्लीकेशन की थी, उसने रिलीफ मांगा, तो जब वो उसको डिस्पोज कर रहा होगा एप्लीकेशन को, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा मजिस्ट्रेट की कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ठीक है। और फिर वो रेजिडेंस ऑर्डर पास करेगा। रेजिडेंस ऑर्डर में के अंदर क्या होगा, वो रिस्टेन करेगा रिस्पॉन्डेंट को, जो रिस्पॉन्डेंट है जो कर रहा है इस तरीके की चीज़, फ्रॉम डिस्पोजेसिंग और इन एनी अदर मैनर डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ द एग्रीड पर्सन, कि वो एग्रीड पर्सन को वहाँ से निकाल दे या उसको डिस्टर्ब करे उस पोजीशन से जिसके ऊपर वो रह रही है, ठीक है। जैसे शेयर हाउस होल्ड हो गए या इस तरीके की कोई भी चीज़ हो गई, तो इस तरीके से उसको रोकेगा, रिस्ट्रेन करेगा कि वो ये ऐसे एक्ट ना करे। दूसरी चीज़, डायरेक्ट करता है रिस्पॉन्डेंट को टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड, कि वो अपने आप को रिमूव कर ले। इस तरीके के ऑर्डर्स भी कर सकता है कि उसको वहीं पर रहने दिया जाए, आप अपने आप को शेयर हाउस होल्ड से रिमूव कर लो। तीसरी चीज़, रिस्टेन करता है रिस्पॉन्डेंट को या किसी भी उसके रिलेटिव को फ्रॉम एंटरिंग एनी पोर्शन ऑफ द शेयर्ड हाउस होल्ड इन विच द एग्रीड पर्सन रिजाइड, की ना तो रिस्पॉन्डेंट खुद एंटर करे, ना ही उसके कोई रिलेटिव्स एंटर करे किसी भी पोर्शन के ऊपर जो कि शेयर्ड हाउस होल्ड एग्रीड पर्सन के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। चौथी चीज़, रिस्ट्रेन करता है रिस्पॉन्डेंट को एलिनिएट करने से या डिस्पोज ऑफ करने से शेयर्ड हाउस होल्ड्स को, या फिर एनक्यूम्बरिंग मतलब गिरवी रखने से सेम को, एलिनिएट करने से, बेचने से, डिस्पोज ऑफ करने से या फिर एनक्यूम्बर करने से रोकता है कि वो इस तरीके की कोई चीज़ ना करे। और क्या कर सकते हैं अगर ये रेजिडेंस ऑर्डर लिए जाते हैं, तो रिस्ट्रेनिंग द रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम रिनंसिंग हिज राइट इन द शेयर्ड हाउस होल्ड, कि वो इस तरीके की चीज़ ना करे कि वो अपने राइट्स जो हैं उस शेयर हाउस होल्ड के अंदर रिनंस कर दे, उसको त्याग दे, इस तरीके की वो चीज़ नहीं कर सकता। फिर डायरेक्टिंग द रिस्पॉन्डेंट टू सिक्योर सेम लेवल ऑफ अल्टरनेट अकोमोडेशन फॉर द एग्री पर्सन, अब वो उसको ये डायरेक्शन दे सकता है जैसे घर में तू रह रहा है, जैसी एकोमोडेशन तू कर रहा है वैसी एकोमोडेशन एग्री पर्सन को प्रोवाइड कर, ठीक है। और उसका जो रेंट वगैरह है वहाँ पे जहाँ पे भी दूसरी जगह दिलाएगा वो सब तेरे को पे करना पड़ेगा। और ये जो क्लॉज बी में पड़ा था, ये इस तरीके का कोई भी ऑर्डर वुमेन के अगेंस्ट पास नहीं होगा, ठीक है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर इंक्लूडेड है। तो क्लॉज बी में हमने कौन सा पढ़ा था, ये वाला, डायरेक्टिंग द रिस्पॉन्डेंट टू रिमूव हिमसेल्फ फ्रॉम द शेयर हाउस होल्ड। तो ये जो चीज़ है ये वुमेन के अगेंस्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब सब सेक्शन 2 बोलता है इसी का सेक्शन का, द मजिस्ट्रेट मे इम्पोज एन एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकता है मजिस्ट्रेट, और पास एनी अदर डायरेक्शन विच ही मे बी डीम रीजनेबली नेसेसरी, जो भी उसको लगता है कि मुझे ये भी कर देना चाहिए मजिस्ट्रेट को, तो वो कंडीशंस वगैरह भी लगा सकता है। क्यों लगाएगा, ताकि जो एग्री पर्सन है या उसका अगर कोई चाइल्ड वगैरह है उसकी सेफ्टी हो जाए,
तो इस तरीके की पावर्स मजिस्ट्रेट को दी गई है। मजिस्ट्रेट कौन? जेएम फर्स्ट क्लास और एमएम की बात हो रही है। सबसेक्शन 3 बोलता है जो मजिस्ट्रेट है वो रिस्पोंडेंट को ये भी बोल सकता है कि आप एक बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूट कर दो कि आप ये चीज़ें नहीं करोगे, और ये बॉन्ड श्योरिटीज़ के साथ भी हो सकता है और बिना श्योरिटीज़ के भी हो सकता है, ठीक है, ताकि वो डोमेस्टिक वायलेंस ना करे। तो इस तरीके का बॉन्ड भी उससे साइन कराया जा सकता है। एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल बी डीम टू बी एन ऑर्डर अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड ऑफ सीआरपीसी। तो जो चैप्टर 8 है जहाँ पे इस तरीके से उसको रोका जाता है, गुड बिहेवियर के लिए बनाया जाता है, तो उस तरीके के ऑर्डर ये मान लिए जाते हैं कि पास किए हैं, और अगर वो उसको तोड़ता है तो जैसे वहाँ पे डील किया जाता है उसी तरीके से यहाँ पे डील किया जाएगा। सबसेक्शन 4 बोलता है एन ऑर्डर 5 while passing an order under subsection 1, subsection 2 or subsection 3, the court may also pass an order directing the officer in charge of the nearest police station to give protection to the aggrieved person। ठीक है, कि वो भाई अब उसको आप प्रोटेक्शन दीजिए, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इन चार्ज है, मतलब एसएचओ वगैरह है, उसको ये ऑर्डर दे सकता है कि आप उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उस वुमेन को या एग्रीव पर्सन को। ठीक है। सबसेक्शन 6 बोलता है वाइल मेकिंग ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट मे इम्पोज ऑन द रिस्पोंडेंट ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ रेंट और अदर पेमेंट्स हैविंग रिगार्ड टू द फाइनेंशियल नीड्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द पार्टीज। तो ये रिस्पोंडेंट के ऊपर ये भी लगा सकता है कि आप रेंट या अदर पेमेंट जो है वो पे कीजिए उसकी। सबसेक्शन 7 बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो ये भी डायरेक्ट कर सकता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, जो भी उसकी जुरिडिक्शन के अंदर है, अप्रोच टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। ये जो प्रोटेक्शन ऑर्डर किया है उसने ऊपर, उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करवाए। और इसके अलावा सबसेक्शन 8 बोलता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो क्या डायरेक्ट कर सकता है रिस्पोंडेंट को टू रिटर्न द पोजीशन ऑफ एग्री पर्सन हर स्त्री धन। अब जैसे वुमेन का जो स्त्री धन होता है जब वो शादी करके जाती है, जो अपने साथ लेके जाती है, तो स्त्री धन उसका वापस करे वो, ठीक है। और एनी अदर प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू विच शी इज़ एंटाइटल्ड टू, जैसे उसकी जितने भी सामान है जिसके लिए भी वो लाइबल है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो सारी वापस करे, रिस्पोंडेंट को बोल सकती है। तो ये सारे ऑर्डर्स जो है कोर्ट पास कर सकता है, ठीक है, प्रोटेक्शन और रेजिडेंस ऑर्डर के अंदर। उसके बाद मॉनेटरी रिलीफ भी दे सकता है, ठीक है। जब वो सेक्शन 12 की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर रहा होगा तो वो मॉनेटरी रिलीफ के लिए बोल सकता है कि जो भी उस एग्री पर्सन के एक्सपेंसेस हैं या जो भी उनको लॉसेस हुए हैं उसके लिए उसको एक कंपनसेशन पे करे, जो उसका बच्चे हैं, चाइल्ड वगैरह हैं एग्री पर्सन के, ठीक है, तो उनको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए कंपनसेशन पे करे। लेकिन ये कंपनसेशन लिमिटेड नहीं होगा टू द लॉस ऑफ अर्निंग्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस caused due to the destruction, damage or removal of any property from the control of the aggrieved person and the maintenance of the aggrieved person as well as the children if any। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। और अगर मान लो सेक्शन 125 में भी अगर वो वुमेन जाके अपना मेंटेनेंस का ऑर्डर ले लेती है सीआरपीसी के, तो वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक जगह ही रिलीफ ले सकती है, ये नहीं कि 4 जगह कंपनसेशन ले ले, अगर लेगी तो वो सेट ऑफ हो जाएगा उसमें से। सबसेक्शन 2 बोलता है कि द मॉनेटरी रिलीफ ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शेल बी एडिक्वेट, फेयर एंड रीजनेबल। तो वो ऐसा नहीं कि आप रिस्पोंडेंट के ऊपर इतना हैवी लगा रहे हो, उसकी इतनी अर्निंग ही नहीं है, वो कमाता महीने के 50,000 और आपने उसको बोल दिया कि आप 10 लाख का कंपनसेशन पे करो, तो वो कैसे करेगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ नहीं करोगे, वो एडिक्वेट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हस्बैंड की थी वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइफ की भी होनी चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच करने के लिए है ये। सबसेक्शन 3 बोलता है मजिस्ट्रेट शेल हैव पावर टू ऑर्डर एन एप्रोप्रिएट लमसम पेमेंट और मंथली पेमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस एज अ नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में रिक्वायर। तो यहाँ से भी वो मेंटेनेंस मांग सकती है या लमसम पेमेंट भी मांग सकती है, जैसे 125 में मेंटेनेंस मांग रही थी ऐसे ही यहाँ पे भी मांग सकती है। तो ये नहीं कि दोनों जगह से मांग रही है और फिर दोनों जगह से पूरा अमाउंट ले रही है। अगर दोनों जगह से मांगेगी तो जहाँ जितना वहाँ से मिल रहा है, अगर मान लो इससे ऊपर यहाँ मिलता है तो उतना अमाउंट और ले लेगी, पूरा अमाउंट नहीं कि 10,000 यहाँ से भी ले रही है, 10,000 वहाँ से भी ले रही है, ऐसा नहीं कर सकते। The magistrate shall send a copy of order for monetary relief under subsection 1 to the parties। पार्टीज़ को भेज देगी कि ये ऑर्डर की दे देगी कि अब आपको ये चीज़ करनी है, और जो भी पुलिस स्टेशन है उसका जो इंचार्ज है उसको भी दे देगी, ठीक है, कि वो पूरा करा दे इस चीज़ को। और जो भी टाइम पीरियड है उसके अंदर ये चीज़ें करनी होंगी। और अगर इस चीज़ को करने में, ये पेमेंट करने में फेल हो जाता है जो रिस्पोंडेंट है सबसेक्शन 1 के हिसाब से, तो जो मजिस्ट्रेट है वो एम्प्लॉयर को, मतलब जिसके यहाँ वो काम कर रहा है, या डेटर को जिससे उसने पैसा लेना है, या
जो भी उसका रिस्पोंडेंट का डेटर या एम्प्लॉयर है क्या कर सकती है कि ये डायरेक्ट कर सकती है, उनको डायरेक्शन दे सकती है कि वो पे कर दे एग्रीड पर्सन को। जैसे उसकी वाइफ हो गई तो जो भी एम्प्लॉयर होगा उसके हस्बैंड का उसको बोल देगी कि आप डायरेक्टली इसकी वाइफ को अमाउंट पे कर दीजिएगा या डिपॉजिट कर दीजिएगा कोर्ट के अंदर, तो हम उसको पे कर देंगे, ठीक है। या फिर जो उसका डेटर है जिसने अमाउंट पे करना है एग्री रिस्पोंडेंट का, तो उसको भी डायरेक्ट डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप ये अमाउंट कोर्ट में जमा कर दीजिएगा या फिर आप सीधा एग्री पर्सन को दे दीजिएगा। जो भी चीज़ ठीक लगेगी उस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। फिर कस्टडी ऑर्डर्स लिए जा सकते हैं सेक्शन 21 के अंदर। कस्टडी ऑर्डर्स क्या होते हैं? At any stage of hearing of the application for protection order or for any other relief under this act, grant temporary custody of the child और चिल्ड्रन टू द एग्रीड पर्सन, की इसकी जो कस्टडी है उसके लिए ऑर्डर किए जा सकते हैं। और द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ एंड स्पेसिफाई इफ नेसेसरी द अरेंजमेंट टू विजिट ऑफ सच चाइल्ड और चिल्ड्रन बाय द रिस्पोंडेंट, की रिस्पोंडेंट किस तरीके से विजिट करेगा, अपने बच्चों से मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें भी बताई जाती हैं इसके अंदर। तो इस तरीके के कस्टडी ऑर्डर्स जो हैं एग्रीड पर्सन ले सकता है अपने बच्चे को अपने बच्चों को कस्टडी में लेने के लिए। और अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इस तरीके की विजिट जो है जैसे रिस्पोंडेंट की उसके बच्चों के लिए, जो भी उनके बच्चे हैं उनके लिए हार्मफुल होगी, ठीक है, तो वो मना भी कर देगा कि आपको विजिट करने अलाउ ही नहीं है, आप बच्चों को जाके मिल ही नहीं सकते। फिर कंपनसेशन ऑर्डर्स की बात हो रही है, कंपनसेशन ऑर्डर दिलाए जाएंगे। तो जो भी बाकी रिलीफ जो हमने देखे सेक्शन अभी 18 से जो स्टार्ट हुए थे, इसके अलावा जो पर्सन है उसको इस एक्ट के अंदर मजिस्ट्रेट जो है उस एग्रीड पर्सन को क्या कर सकता है, उसके लिए ऑर्डर पास कर सकता है कि उसको कंपनसेशन पे किया जाए और डैमेजेस पे किए जाएं। जो भी इंजरीज हुई हैं उसको, मेंटल टॉर्चर हुआ है, इमोशनल डिस्ट्रेस किया गया है डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू, उसके लिए तो उसको कंपनसेशन भी दिलाया जा सकता है। तो ये सारे हमारे रिलीफ हो गए। उसके बाद सेक्शन 23 के अंदर बोल रहा है पावर टू ग्रांट इंट्रीम एंड एक्स पार्टे ऑर्डर्स, की इंट्रीम मतलब कि जो उसके दौरान चलते हुए ऑर्डर्स हो रहे हैं प्रोसीडिंग के दौरान, और एक्स पार्टे मतलब कि अगर रिस्पोंडेंट अपीयर नहीं हुआ तो उस दौरान जो ऑर्डर्स हो रहे हैं। तो इन कोई भी जो प्रोसीडिंग चल रही है इस एक्ट के हिसाब से, तो जो मजिस्ट्रेट है वो इंट्रीम ऑर्डर पास कर सकता है, जो भी उसको जस्ट एंड प्रॉपर लगते हैं, उसको जो भी इनमें से रिलीफ लगते हैं या जो भी चीज़ लगती है वो ऑर्डर वो पास कर सकता है। और अगर जो मजिस्ट्रेट है वो सेटिस्फाई हो जाता है एप्लीकेशन से प्रेमा फसाई पहली नज़र के अंदर कि जो रिस्पोंडेंट है उसने कमिट कर रहा है या कमिट कर चुका है कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट, ठीक है, या फिर कोई भी इस तरीके का लाइकलीहुड है कि जो रिस्पोंडेंट है वो कमिट कर सकता है कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकता है एफिडेविट के बेसिस पे, जिसके अंदर एग्री पर्सन एफिडेविट दे देगा कि ये चीज़ कर रहा है, अभी उसको पता नहीं चल रहा है, आप पहले ही ऑर्डर कर दीजिए, ठीक है। जो भी सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 के रिलीफ्स हैं वो उसके बिना कोर्ट में आई उससे पहले ही जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर सकता है, लेकिन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इस तरीके की चीज़ होने वाली है। और कोर्ट की ये ड्यूटी है कि जो भी ऑर्डर करेगा वो उसकी कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों पार्टीज़ को देगा, पुलिस स्टेशन में देगा, ये सब चीज़ें करेगा, ठीक है। ड्यूरेशन एंड अल्टरनेशन ऑफ ऑर्डर्स की कितने ड्यूरेशन के लिए होगा और ऑर्डर्स को किस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो जो भी प्रोटेक्शन ऑर्डर लिए गए हैं सेक्शन 18 के अंदर वो कब तक फोर्स के अंदर होंगे, टिल द एग्री पर्सन अप्लाइज फॉर डिस्चार्ज, जब तक कि वो डिस्चार्ज के लिए ना अप्लाई कर दे, जब तक चल रहा है तब तक चलता रहेगा, जब वो डिस्चार्ज के लिए बोलेगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा। और या फिर मजिस्ट्रेट जो है उसको जब एप्लीकेशन रिसीव होती है एग्री पर्सन से या फिर रिस्पोंडेंट से, दोनों में से किसी से भी, कि अब सर्कमस्टांसिस बदल चुके हैं, हालात बदल चुके हैं और अल्ट्रेशन की ज़रूरत है, आप चेंज कीजिए या कोई मॉडिफिकेशन कीजिए या ख़त्म कीजिए इस ऑर्डर को, इस तरीके की कोई भी चीज़ है तो वो फिर जो भी ठीक लगेगा मजिस्ट्रेट को वो उस तरीके के ऑर्डर्स कर देगा। और कोई रिलीफ जो है किसी और सूट्स या लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, उसकी बात अगर हम देखें तो कोई भी जो रिलीफ है सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 में देखा है मे ऑल्सो भी सोट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में मांगा जा सकता है, किसी भी सिविल कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने या क्रिमिनल कोर्ट के सामने, जिससे कि एग्री पर्सन जो है वो इफेक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जुरिडिक्शन की बात हो रही है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट MM के पास ये चलेगा, जिसकी भी लोकल जुरिडिक्शन के अंदर होता है। किस तरीके से उनकी जुरिडिक्शन बनेगी, जहाँ पे एग्री पर्सन रह रहा है, ठीक है, या फिर जहाँ पे रिस्पोंडेंट रह रहा है, या फिर जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, मतलब कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो इन तीनों में से जो किसी भी जगह पे आप किसी भी जज के पास जाके जो GM है या फिर जो MM है उनके पास ये एप्लीकेशन लगा सकते हो इस चीज़ के लिए। प्रोसीजर क्या होगा इसका, तो जो हमें सेक्शन 12
18, 19, 20, 21, 23 में दे रखा है, या कोई भी ऑफेंस जो सेक्शन 31 के अंदर दे रखे हैं वो सीआरपीसी के प्रोसीजर से ही चलेंगे। तो एक तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है सीआरपीसी का प्रोसीजर को फॉलो करेगा, एक तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे लीनियंसी बरती जाती है कोर्ट के द्वारा क्योंकि ये फैमिली मैटर्स होते हैं। अपील की बात हो रही है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाओगे आप विद इन 30 डेज़। अगर कोई आपको अपील करनी है रिस्पोंडेंट को, एग्रीड पर्सन को, तो वो विद इन 30 डेज़ जाएगा। मिसलेनियस की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर सर्विस प्रोवाइडर टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, ये जितने भी हैं पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे जो सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में देखते हैं, जहाँ पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन दी गई है। और अगर कोई पेनल्टी लगाई जाएगी अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को ब्रेक करता है। कौन ब्रेक करता है? रिस्पोंडेंट ब्रेक करता है। तो अगर कोई ब्रीच की जाती है प्रोटेक्शन ऑर्डर की या फिर इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर्स की जो मजिस्ट्रेट ने पास किया है रिस्पोंडेंट के द्वारा, तो उसको ऑफेंस माना जाएगा इस एक्ट के अंदर और उसके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाएगी। कितनी? ईदर डिस्क्रिप्शन की, जो कि 1 साल तक की हो सकती है। ठीक है, 1 साल तक की उसको जेल दी जा सकती है अगर वो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स को ब्रेक करता है तो। ठीक है, और उसके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है जो कि 21,000 रुपीज़ तक का, 20,000 रुपीज़ तक का हो सकता है, और दोनों चीज़ें भी लगाई जा सकती है। तो उसको 1 साल तक जेल भेजा जा सकता है, 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों चीज़ें भी लगाई जा सकती हैं। और ये भी जो है किसके द्वारा ही ट्रायल होगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होगा, और इस तरीके की अगर वो कोई ब्रीच करता है तो। ठीक है, और वाइल फ्रेमिंग चार्जेस अंडर सबसेक्शन 1 जो मजिस्ट्रेट है वो ऑल्सो फ्रेम चार्जेस अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। तो अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर के ब्रीच के उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं सेक्शन 31 के, तो उसके ऊपर 498A के चार्जेस भी फ्रेम करेगा जो मजिस्ट्रेट होगा। और कॉग्निजेंस एंड प्रूफ की बात करें तो जो सीआरपीसी है उसके हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, और जो ऑफेंस है सबसेक्शन 1 का जो बताया है अभी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर को कोई ब्रेक करता है तो वो कॉग्निजेबल होगा, और साथ ही साथ नॉन बेलेबल होगा कि आपको बिना अरेस्ट के, बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा, और आपको बेल भी फिर कोर्ट से जाके लेनी पड़ेगी। आपको पुलिस जो है वो अपने हाथों में बेल नहीं देगी। और जो एग्रीड पर्सन है उसकी सोल टेस्टिमनी के ऊपर सिर्फ उसी को टेस्टिमन करके उसी के एविडेंसेस लेके जो कोर्ट है वो कंक्लूड कर सकता है सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अंदर कि ये जो चीज़ है हुई है या नहीं हुई है, कमिट किया गया है ये ऑफेंस या नहीं किया गया है। फिर पेनल्टी की बात हो रही है। अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर अपनी ड्यूटीज़ नहीं करता, अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं करता, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगती है। मतलब वो फेल हो जाता है, रिफ्यूज़ कर देता है अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए, जो मजिस्ट्रेट उसको बोलता है किसी सफिशिएंट कॉज के बिना, तो उसको इम्प्रिजन किया जा सकता है कितने टाइम के लिए? 1 साल तक के लिए, और उसके ऊपर भी 20,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, और दोनों चीज़ें भी की जा सकती हैं। और जो कॉग्निजेंस होगा, जो ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ने ऑफेंस किया उसका जो कॉग्निजेंस है, इसकी बात करें तो नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द प्रोटेक्शन ऑफिसर अनलेस अ कंप्लेंट इज फाइल्ड विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपको पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, तभी आप उसके ऊपर कंप्लेंट करोगे। इसके बिना उसके अगेंस्ट कॉग्निजेंस नहीं ली जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन इन गुड फेथ, तो क्या कह रहा है? नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट पीओ। जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी। अगर कोई भी डैमेज या फिर इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है, एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट, कि भाई वो इस एक्ट के हिसाब से डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए कोई भी चीज़ करता है, उससे कोई डैमेज वगैरह हो जाता है, उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, तो किसी और एक्ट के डेरोगेशन के अंदर नहीं है, किसी और लॉ के डेरोगेशन के अंदर नहीं है ये जो एक्ट है। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बता रखी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकती हैं, जितनी भी जगह पे बताए गए हैं कि रूल्स बनाएंगे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर के रिगार्डिंग या इन जितनी भी चीज़ें हैं उनके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है। इंसिडेंट रिपोर्ट किस तरीके से बनेगी, उसका क्या फॉर्म होगा, किस तरीके से बनेगी, ठीक है, एप्लीकेशन किस तरीके से लगेगी, वो सारे उस चीज़ के रिगार्डिंग ये सारे रूल्स बना सकती है सेक्शन 12, 13, 14 इन सब के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी सेक्ट के अंदर। हमने काफ़ी फास्ट इसको जल्दी किया है, सिर्फ हमने बेयर एक्ट के प्रोविजंस देखे हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप जुडिशरी की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, और इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर है 7531000390, और इंस्टाग्राम की आईडी है @kushangm, और अगर आप फेसबुक के ऊपर मैसेज करना चाहते हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, कुशांग मित्तल के नाम से आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लिए इतना ही अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।